नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है माँ जी आपकी बेटी को आराम का बैठकर खाना खिलाने वाली नहीं ही। सुबह की हल्की रोशनी रसोई में फैल रही थी कि सास रुक्मणी जी की आवाज गूंज उठी। बहू, आज तेरे ससुर जी की बरसी है। मैं सोच रही हूँ 11 पंडित नहीं तो कम से कम 5 पंडितों को ही खाना खिला दूं। तू जल्दी कर, जरा फटाफट हाथ चला और पूरी सब्जी बना दी। देख, मैंने सब्जी काट दी है बैठे बैठे। और हाँ, थोड़ा सा हलवा और खीर भी बना लेना। पूनम चाय चढ़ाते बोली, मम्मी जी, काटी हुई सब्जी से पूरा भंडारा नहीं हो जाता। मुझे ऑफिस भी जाना है, बच्ची का टिफिन भी बनाना है। आप ऐसे कह रही हैं जैसे मैं कोई मशीन हूँ। सास ने ताना मारा, श्राद्ध है बहू, आज के दिन बहू नहीं करेगी तो कौन करेगा? पड़ोसन। घर की बहू ही खाना बनाती है। घर की बहू ही खाना बनाती है। बहू का लहजा अब तीखा हो गया। मम्मी जी, श्राद्ध का मतलब ये नहीं कि सब कुछ बहू ही करे। आपने मन में तय कर लिया पर बताया आखिरी वक्त पर। पहले बताया क्यों नहीं? बहू, मैं रात को तेरे कमरे में आई थी, तू तब तक सो चुकी थी। मम्मी जी, 5 पंडितों का खाना बनाना मजाक नहीं है। सुबह सुबह सास झुंझला कर बोली, मैंने तो मदद भी कर दी, सब्जी काट दी है। सब्जी काट देना मदद नहीं मम्मी जी, मदद होती है जिम्मेदारी बांटना। तभी ससुर जी की फोटो पर अगरबत्ती की खुशबू फैल गई। बहू ने हाथ जोड़कर कहा, मैं ससुर जी का पूरा सम्मान करती हूँ, पर अगर सच में आत्मा की शांति चाहिए तो बाहर से पंडित भोज करवा लीजिए या शाम को सीमित पूजा कर ले। मम्मी जी, इतना जल्दी कैसे हो पाएगा? एक तो ठंड है, ऊपर से मुझे काम के लिए निकलना है। मेरी बेटी गुड़िया है, उसके लिए भी खाना बनाना है, टिफिन तैयार करना है। यह मैं अकेले कैसे करूंगी? सास ने चूल्हे के पास आकर कड़क आवाज में कहा, देख, तेरे ससुर की आखिरी इच्छा थी कि उनके जाने के बाद ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाए। मैं कोई भंडारा नहीं कर रही हूँ, बस 5 पंडितों का ही खाना बोल रही हूँ। तू जल्दी से बना ले। रुक्मणी जी ने झल्लाकर कहा, और ज्यादा दिमाग मत चला। सुन, मुझे कोई बहस नहीं सुननी है सुबह सुबह। मेरा मूड मत खराब कर। मम्मी जी, मैं कोई बहस नहीं करना चाहती, पर ऑफिस के लिए लेट हो जाएगी तो क्या मैं अपने पति की आखिरी इच्छा भी पूरी न करूं? पूनम ने मन ही मन सोचा, इतना अपना माथा फोड़ने से अच्छा है जल्दी जल्दी पूरी सब्जी ही बना दूं। कम से कम बहस से बचूंगी। वह बिना कुछ बोले रसोई में लग गई। एक तरफ कढ़ाई में पूरी तलने लगी तो दूसरी तरफ सब्जी का तड़का चढ़ा दिया। गैस के दूसरे चूल्हे पर खीर चढ़ा दी। ठंडी सुबह थी, फिर भी पसीना माथे पर उतर आया। उंगलियां चलती रही, पर उसने आवाज तक नहीं निकाली। बीच बीच में घड़ी देखती, समय उसकी तरह ही भाग रहा था। जैसे सब कुछ तैयार हुआ, जल्दी से गुड़िया का टिफिन दिया, अपना बैग कंधे पर डाला और बिना पीछे देखे अपने काम के लिए निकल गई। थोड़ी देर बाद उसका पति रमन भी दुकान के लिए निकल गया। करीब 3 बजे जब पूनम काम से लौटी तो गुड़िया उसके गले से लिपट गई। नन्हे हाथ पेट पर रखते हुए मासूम आवाज में बोली, मम्मा मम्मा, बहुत भूख लगी है। पूनम चौंक गई। क्या हुआ बेटा? तूने तो किचन में जाकर खाना खा लिया होगा ना? मैं तो सुबह पूड़ी सब्जी खीर सब बना कर गई थी। इतना कहते ही उसके मन में अजीब सी आशंका जगी। वह हैरानी से लगभग दौड़ते हुए रसोई में पहुंची। किचन का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। न पतीले में एक पूड़ी थी, न भगोने में एक चम्मच सब्जी, न खीर की एक बूंद। सब कुछ ऐसे साफ था जैसे वहां कभी कुछ बना ही ना हो। पूनम की आंखें भर आई और बिना देर किए सीधे रुक्मणी जी के कमरे में पहुंची। मम्मी जी, उसकी आवाज कांप रही थी। बेटी के लिए एक कटोरी खीर तक नहीं बची, वो भी सब खत्म कर दिए। रुक्मणी जी ने बड़े आराम से पल्लू संभालते हुए कहा, अरे बहू, क्या कहती हो तुम? पंडित जी लोग फटाफट थाल चट कर गए। देख, ब्राह्मण लोग हैं, ज्यादा तो खाएंगे ही ना। अब मैं उन्हें नाराज तो नहीं कर सकती, खाली पेट तो उन्हें लौटा नहीं सकती। और जाते जाते पंडित जी श्राप देते तो पाप लगता हमें। एक काम करो, दूसरा खाना बना लो।
पूनम का सिर जैसे फटने को था। उसने कनपटिया दबाते हुए कहा, मम्मी जी, काम से लौटती हूँ तो एक पल चैन की सांस नहीं ले पाती, ऊपर से सबके लिए दूसरा खाना भी बनाऊं। मेरा सिर बहुत भारी है। रुक्मणी जी ने ताना कसते हुए कहा, अरे रोज तो काम से लौट कर टांग पसार कर टीवी देखती है, सास बहू के सीरियल का मजा लेती है, आज जरा सा खाना बनाना पड़ गया, सर तो दुखने लगा तेरा। वो बिना कुछ कहे किचन में गई, दाल चावल डालकर झटपट खिचड़ी बनाई और गरम गरम थाली में परोस दी। तभी पीछे से आवाज आई, बहू मेरे लिए 2 रोटियां भी सेक दे। पूनम ने पलट कर देखा, मम्मी जी ये खिचड़ी हल्की है, आपको ठीक लगेगी। रुक्मणी जी ने मुंह बना लिया, ये क्या बीमारों वाला खाना खाऊंगी मैं, मुझसे ये सब नहीं खाया जाएगा। मम्मी जी आपने भी कुछ नहीं खाया, फिर भी सुबह की सारी पुड़ियाँ कहाँ चली गई? बस यही सवाल चुप गया। रुक्मणी जी तिल मिलाओ थी, बहू कब से इस घर में रोटी पूरी का हिसाब होने लगा, अब खाने पर भी सवाल उठाए जाएंगे। खैर जैसे तैसे खाना खत्म हुआ, थालियां समेटी, किचन समेटा और सब अपने अपने कमरे की ओर बढ़ गए। पूनम को यह सब बड़ा अटपटा लग रहा था। अगली सुबह पूनम की आंख थोड़ी देर से खुली। जैसे ही वह बिस्तर से उठी, रुक्मणी जी ने फिर से आवाज लगा दी, बहू जरा सुन, अभी अभी मेरे भैया भाभी का फोन आया है, रास्ते से गुजर रहे हैं, शायद यहाँ रुक जाएं, तो कुछ अच्छा सा स्पेशल बना लेना, मेहमान आने वाले हैं। पूनम ने भारी सिर के साथ कहा, मम्मी जी आज मुझे जरा उठने में देर हो गई है, एक काम करिए आप उन्हें बाहर ही खिला दीजिएगा। रुक्मणी जी भड़क उठी, बाहर? अरे बहू वो लोग बूढ़े हो गए हैं, उन्हें बाहर का कुछ पछता नहीं, घर का ही खाना खाते हैं, इसीलिए तुझे बोल रही हूँ। पूनम ने संयम संभालते हुए कहा, मैं समझती हूँ मम्मी जी, पर आज सच में समय नहीं है। सास का लहजा जहरीला हो गया, तुझे कुछ ससुराल की तहजीब है भी या नहीं, या पूरी की पूरी शर्म बेच ही खाई है। इतना कहकर रुक्मणी जी ने आवाज ऊंची की, देख रहा है रमन बेटा, अब तू ही समझा अपनी पत्नी को, आजकल की बहुएं तो बस मुंह खोलना ही जानती हैं। रमन ने बीच में आकर शांति से कहा, माँ सही तो कह रही है पूनम, मामा मामी घर का खाना ही खाते हैं, तुम जल्दी से कुछ भी बना लो ना। बस यही बात पूनम के दिल में आग बनकर लग गई। वह गुस्से से रसोई की ओर बढ़ी, हाथ तेज चलने लगा। उसने पुलाव सब्जी रायता बना कर रख दिया, पर खुद एक कौर भी मुंह में नहीं डाल सकी। बैग उठाया, दरवाजा बंद किया और खाली पेट ही अपने काम के लिए निकल पड़ी। 3 बजे जब पूनम काम से लौटी तो आदतन सीधा रसोई की ओर बढ़ी, पर जैसे ही किचन में कदम रखा उसकी आंखें फिर ठहर गई। कुकर खाली, कढ़ाई सुनी, कैसरॉल ऐसे चमक रहा था जैसे उसमें कभी खाना रखा ही ना हो। पूनम ने भारी आवाज में पूछा, मम्मी जी आपके भैया भाभी तो बड़े जल्दी चले गए, मेरा तो इंतजार भी नहीं किया। रुक्मणी जी ने बड़े सहज भाव से जवाब दिया, अरे बहू उन्हें डॉक्टर के पास जाना था, अपॉइंटमेंट था उनका, बस थोड़ी देर बैठे, मैंने फटाफट खाना परोसा और खाकर वो निकल गए। अच्छा मम्मी जी, मगर मम्मी जी एक भी रोटी नहीं बची, पूरा का पूरा कैसरॉल खत्म। मैं तो सुबह ही जल्दी जल्दी इसलिए बनाती हूँ कि आकर फिर चूल्हे में न झोंकना पड़े मुझे। रुक्मणी जी का लहजा सख्त हो गया, अरे बहू बेचारे भूखे थे, अब क्या मैं उन्हें गिन गिन कर रोटी देती, तू तो रोज खाने का हिसाब लेने लगी है। रुक्मणी जी ने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान क्या कलयुग आ गया है, अब घर में खाने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पूनम चुप रही। रुक्मणी जी ने नाक सिकुड़ते हुए बोली, आजकल की बहुएं बस जुबान चलाना ही जानती हैं, सम्मान सब्र और सेवा ये सब तो इनके डिक्शनरी से ही गायब हो चुके हैं। फिर सीना तान कर आगे बोली, मैं कोई तेरा पैसा नहीं उड़ाती बहू, अपनी बेटी की कमाई खर्च करती हूँ। तुझे इतना गुमान क्यों होने लगा है कि मेरे मेहमान अगर 2 कौर ज्यादा खा ले तो तू परेशान होने लगी? घर मेरा है, मेहमान मेरे हैं और चूल्हा भी मेरे बेटे की कमाई से चलता है। तू कौन होती है हिसाब पूछने वाली? उनको रास्ते के लिए थोड़े खाना पैक करके दे दिया।
तो तुम लोग समझते ही नहीं। रुक्मणी जी बड़बड़ाती ही जा रही थी। रिश्तेदारों में बातें बनती है, बदनामी होती है, कहेंगे देखो ननंद ने भूखा ही विदा कर दिया। नाम किसका खराब होगा? मेरे बेटे बहू का ही ना। फिर खुद से ही कुड़ते बोली, मेरी ही मति मारी गई थी। अच्छा करो तो बदले में बुरा ही मिलता है। इतना कहकर वो खिसियाई चाल से अपने कमरे की ओर बढ़ गई और दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते फिर से पलटी और हुक्म दिया, अब जा जल्दी से खाना बना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी पीछे से बच्चे जैसी आवाज़ गूंजी, हाँ मम्मी, मुझे तो मैगी खाना है। बुढ़िया ने कहा। रुक्मणी जी ने तुरंत पलट पड़ी, नहीं नहीं, मैगी वैगी कुछ नहीं बनेगा, दाल रोटी बनाओ जल्दी जल्दी, घर का खाना ही खाना है सबको। रसोई में बिखरे बर्तनों को समेटते हुए पूनम का मन वैसे ही बोझिल था। तभी उसकी नज़र कोने में रखे उस लड्डू के डिब्बे पर जा टिकी, जिसे उसने खास अपनी बेटी के लिए बड़े प्यार से बनाया था। और झट से डिब्बा खोलती है। डिब्बा खाली था, न एक लड्डू, न उसका कोई टुकड़ा, सब के सब गायब। पूछने जाऊंगी तो यही बोलेंगी सासू माँ कि पड़ोसन को खिला दिया। अब तो यही सिलसिला रोज का बन चुका था। फिर एक दिन सुबह सवेरे, अरे बहू टूट गई, रुक्मणी जी ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। मैं तुझे जगाने ही आ रही थी, नहीं तो तू फिर कह देती पहले क्यों नहीं बताया। फिर बिना सांस लिए फरमान सुना दिया, मेरी सहेली की तबीयत बहुत खराब है, उसकी बहू मायके चली गई है, तो जरा तू ही काम कर ले, 5 लोगों का खाना बना दे, मैं वहां पहुंचा आऊंगी। अब सुख दुख में हम साथ न देंगे तो रिश्ते किस काम के? पूनम का चेहरा उतर गया। माँ जी, ये क्या रोज रोज का नाटक लगा रखा है? सुबह आँख खुलते ही आप शुरू हो जाती हैं, ये बना दो वो बना दो। आपको मेरे सुख दुख से कोई मतलब है भी या नहीं? या बस यही समझ लिया है कि मैं आपकी बावर्ची हूँ, जो हर फरमाइश पर किचन में खड़ती रहे? उसने आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे भी काम पर जाना होता है, मेरी भी एक बेटी है, पर यहाँ किसी को मेरी मजबूरी, मेरी थकान, मेरी पीड़ा कुछ भी नजर नहीं आता। सास बहू की तू मैं सुनकर रमन झटके से बिस्तर पर उठ उठ बैठा। तेज रूखे स्वर में बोला, अरे पूनम, माँ की सहेली की तबीयत खराब है, इतना भी नहीं कर सकती तुम? दुख में काम नहीं आओगी तो फिर कब काम आओगी? माँ बिल्कुल सही कह रही है, आप चुप ही रहिए जी। आपको सुबह उठकर सबके लिए कुछ बनाना नहीं है, इसीलिए भाषण दे रहे हैं। इतना आसान नहीं होता किचन का काम करना। इन सब से आपको बड़ी चिढ़न हो जाती है। रुक्मणी जी ने बेटे की ओर देखकर शिकायतों की झड़ी लगा दी। देख रहा है ना बेटा, ऐसे ही बिना बात लड़ने लग जाती है तेरी बीबी। जरा भी नहीं सोचती कि मैं इसकी माँ की उम्र के समान हूँ। फिर बहू की तरफ उंगली उठाकर बोली, अब ज्यादा बहस मत कर, जल्दी जल्दी खाना बना। पूनम बिना कुछ कहे चुपचाप रसोई में लग गई। थोड़ी देर में खाना तैयार हो गया। उसने टिफिन लगाते हुए शांत स्वर में कहा, माँ जी, आपकी सहेली का घर तो मेरे रास्ते में ही पड़ता है, मैं ही दे दूंगी। इतना सुनते ही रुक्मणी जी झट से आगे बढ़ी और उसके हाथ से टिफिन छीन लिया। अरे नहीं नहीं बहू, मैं भी तो उससे मिलूंगी ना, तू अपने काम पर जा वरना लेट हो जाएगी। काम पर जाते हुए पूनम के कदम तेज थे, पर दिमाग उससे भी तेज चल रहा था आज। रोज रोज यही कहानी। उसने मन ही मन सोचा, मम्मी जी एक हफ्ते से हमेशा ज्यादा ज्यादा खाना बनवाती हैं, पर घर पहुंचते ही कभी कुछ बचता ही नहीं, ना मेरे लिए एक रोटी, ना मेरी बेटी के लिए। इतना खाना आखिर जाता कहाँ है? हर बार कोई ना कोई बहाना, कभी पंडित जी, कभी रिश्तेदार, कभी सहेली। कहीं मम्मी जी झूठ तो नहीं बोल रही हैं, या फिर इस घर में कुछ और ही खेल चल रहा है? अचानक उसने कदम रोक दिए। पूनम ने खुद से कहा, आज सच जाने बिना मैं काम पर नहीं जाऊंगी। वह सीधे सासू माँ की सहेली के घर पहुंची। दरवाजा खुला और जो उसने देखा उसके होश उड़ा दिए। आंटी जी हंसते बोली, अरे पूनम बेटा, आओ आओ। हेलो आंटी जी, आपकी तबीयत कैसी है? अरे बिल्कुल ठीक है, हम तो वृंदावन घूमने गए थे, अभी ही लौटे हैं। पूनम का दिल जोर से धड़का।
वह सोचने लगी, यानी मेरी सासू माँ झूठ बोल रही है। तो फिर बीमारी, खाना, टिफिन, यह सब क्या है? अब शक नहीं था उसके दिमाग में, अब यकीन था। पूनम हाल चाल लेकर सीधे तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ी और वह चुपचाप अपने ही घर के सामने पेड़ की ओट में खड़ी हो गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंखें बस एक ही चीज देखना चाहती थी, आज खाना आखिर जाता कहाँ है। कुछ ही देर में सासू माँ हाथ में टिफिन पकड़े घर से बाहर निकली। पूनम ने तुरंत दूसरी ओर से एक ऑटो रोका और दूरी बनाए रखते हुए उनका पीछा करने लगी। ऑटो एक गली में रुका। जो नजारा पूनम ने देखा, उसने उसके सारे शक को सच में बदल दिया। रुक्मणी जी टिफिन अपनी ही बेटी बबली के हाथ में थमा रही थी और बेटी जैसे कोई ऑर्डर लिखवा रही हो। अगली बार माँ जरा पनीर के कोफ्ते बनवाना, एक दिन आलू के पराठे, एक दिन हलवा, और हाँ माँ लड्डू ज्यादा बनवाना, बच्चों को बहुत पसंद आए हैं भाभी के हाथों का। रुक्मणी जी सिर हिलाती रही, ठीक है, सब बनवा दूंगी। टिफिन खाली हुआ। माँ बेटी की बातचीत खत्म हुई। रुक्मणी जी घर की ओर लौट चली और पीछे पीछे पूनम भी। घर का दरवाजा खोलकर पूनम धड़ाम से घुसी। जैसे ही रुक्मणी जी ने पूनम को सामने खड़ा देखा, उनकी आंखें फैल गई। नजरें चुराते ही बोली, तो तुम बहू इतनी जल्दी आ गई? पूनम ने धीरे से कहा, जी मम्मी जी, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मेरी आज। सीधे आंखों में देखते बोली, मुझे पता है आज भी खाना नहीं बचा होगा। सासू माँ कुछ बोल पाती उससे पहले पूनम ने अगला वार किया, और हाँ मम्मी जी, आपकी सहेली की तबीयत अब कैसी है? रुक्मणी जी हड़बड़ा गई, कौन सी सहेली? तभी दरवाजा खुला और रमन घर में दाखिल हुआ। उससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, पूनम की आवाज गूंज उठी, माँ जी, आपकी सहेली कैसी है? रुक्मणी जी चौंक गई, बहुत खराब है, बताया तो था सुबह। लेकिन पूनम ने उसकी बात बीच में ही काट दी, बहुत खराब है। उसकी आंखों में व्यंग था। फिर ये बताइए, वृंदावन घूमने कौन गया था मम्मी जी? कहते हुए पूनम ने मोबाइल आगे बढ़ा दिया। जरा ध्यान से देखिए मम्मी जी, ये रही आपकी बीमार सहेली सविता आंटी। उसने स्क्रीन पर उंगली घुमाई, आज ही लौट कर आई हैं, खुद अपनी तस्वीरें मुझे भेजी हैं। फिर एक एक फोटो दिखाते ही बोली, कभी बाके बिहारी के दर्शन, कभी परिक्रमा, कभी यमुना घाट के। उसकी आवाज और कड़ी हो गई, ये तबीयत खराब नहीं कहलाती मम्मी जी, इसे कहते हैं सैर सपाटा, वो भी पूरे वृंदावन का, मजे से। कमरे में खामोशी उतर आई। इस बार कोई बहाना चलने वाला नहीं था। रुक्मणी जी हड़बड़ा गई, तू तू वहां क्यों गई? पूनम और तेज से बोली, क्योंकि मुझे जानना था कि रोज रोज इतना खाना आखिर जाता कहाँ है। उसने एक एक शब्द जोर देकर कहा, कभी पंडित, कभी रिश्तेदार, कभी पड़ोसन, और फिर कभी बीमार सहेली, और हर बार मेरी बेटी भूखी रहती है। रुक्मणी जी ने झंझला कर कहा, तो क्या हो गया? मैं अपने बेटे का पैसा खर्च करती हूँ। माँ जी, अब सच सच बताइए, या फिर मैं ही सब बता दूं कि आप टिफिन लेकर कहाँ गई थी? रुक्मणी जी तिलमिला उठी, हाँ, मैं अपनी बेटी को खाना देने गई थी। कोई पंडित ने खाना नहीं खाया, न ही मेरे भैया भाभी घर आए थे, ना ही मेरी सहेली की तबीयत खराब है। तो क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया? मैं एक माँ हूँ। फिर आवाज में ममता का आवरण उड़ते हुए बोली, वह मेरी बेटी है, उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा? उसने मुझे बताने को मना किया था। उन्होंने पूनम की ओर उंगली उठाई, वैसे भी मैं अपनी बेटी की कमाई खर्च करती हूँ, तेरा कलेजा क्यों फट रहा है? तेरी एक चवन्नी भी नहीं लेती मैं, तू क्यों मालकिन बनी फिरती है? पूनम का चेहरा गुस्से से लाल उठा। अब वह चुप रहने वाली नहीं थी। मम्मी जी, आजकल इस घर का खर्च मैं उठा रही हूँ, आपको पता भी है या नहीं? मैं भी नौकरी करती हूँ मम्मी जी, आपके बेटे का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, हम कर्ज में डूबे हैं। उसने भारी सांस ली, अगर कर्ज समय पर नहीं चुकाया तो हम सड़क पर आ जाएंगे, इसीलिए मैंने नौकरी शुरू की। रमन माँ की ओर देखते हुए बोला, हाँ माँ, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था आप घर घर जाकर ढिंढोरा पीटेंगी
और हाँ मम्मी जी सुनिए, मैं अपनी बेटी के स्कूल की फीस कैसे भरूंगी अगर रोज रोज इतना राशन, इतना पैसा पानी की तरह बहाती रहेंगी। बहू, तुझे क्या पता परेशानी क्या होती है। सास ने ताना मारते हुए कहा, तुझे तो सब कुछ थाली में परोस कर मिला है, ऐसे जी रही है ससुराल में जैसे अभी भी मायके की छाव में हो। आवाज में रुक्मणी जी की जलन साफ थी। न कोई तुझे रोक टोक। फिर उंगली उठाकर बोली, और मेरी बेटी, वो रोज रोज हालात से जूझ रही है, उसकी जिंदगी में सुकून कहाँ बची। तू तो ऐसे जी रही है, पर मेरी बेटी तो हर पल टूट रही है। माँ जी, अगर दामाद जी की नौकरी चली गई है तो दीदी को कहिए खुद उठे, खुद मेहनत करे और नौकरी ढूंढे। मैं कोई हराम का खाना बैठाकर खिलाने वाली नहीं हूँ आपकी बेटी को। मैं भी नौकरी करती हूँ, पर किसी के आगे हाथ फैलाकर रोटी नहीं मांगती। सीना तान कर बोली, मेरा भी मायका है, पर आज तक वहां से एक निवाला तक नहीं मांगा, क्योंकि मैं खुददार हूँ। भीख से मिली सहानुभूति से अपनी इज्जत नहीं बेचती। और आपकी बेटी आपको झूठ बोलना सिखाती है। ये रोज रोज नए पकवान बनाकर शौक से खा जाती है आपकी बेटी। पूनम की आंखें भर आई, और इधर मैं नौकरी भी कर रही हूँ और घर भी संभाल रही हूँ। माँ जी, मेरा तो जीना हराम कर दिया है आप लोगों ने इस घर में। रुक्मणी जी ताने नहीं बोली, बहू, 4 आदमियों का खाना बना देने से तेरे कितने पैसे लुट जाएंगे, कौन सा सोना गल जाएगा तेरी रसोई में। तभी दरवाजा जोर से खुला, धड़ाम, एक बैग जमीन पर आ गिरा। रुक्मणी जी के दामाद धीरज गुस्से से दहाड़ा, लीजिए सासू माँ, संभाल लीजिए अपनी बेटी को। पत्नी को घसीटते हुए बोला, यह घर का एक काम तक नहीं करती, इतनी सुस्त है कि मायके से रोज टिफिन मंगवाती है। आंखों में नफरत भरकर बोला, खाना बना बनाया मिले तो खा लेती है, ऊपर से अलग होने की जिद करती है। दामाद जी की आवाज और कड़वी हो गई, मेरी माँ आजकल बीमार रहती हैं, बिस्तर से उठ नहीं पाती, मगर इसे एक काम छूना भी गवारा नहीं, क्योंकि जब अपना खाना भी खुद नहीं बनाना होता तो जिम्मेदारी क्या निभाएगी। अंत में 2 टूक फैसला सुना दिया, ऐसी लड़की को मैं अपने घर की दहलीज पर और नहीं रख सकता। रुक्मणी जी बोली, पर दामाद जी, आपकी तो नौकरी चली गई है ना। किसने कहा सासू माँ यह झूठ। मैं इतना कमा लेता हूँ कि घर परिवार अच्छे से चला सकता हूँ, लेकिन आपकी बेटी के खर्चे दिन ब दिन बेलगाम होते जा रहे हैं। उसे जरूरतों से ज़्यादा शॉपिंग की लत है, सहेलियों के सामने दिखावे का नशा है। करवाहट खुलकर बाहर आई, मैं अब ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे अपने पास रख लीजिए। न इसे अपने फर्ज का एहसास है, न रिश्तों की कद्र, ना इसमें घर संभालने की समझ है। इसे बना बनाया खाना चाहिए, बस चुपचाप खाकर कमरे में पड़ी रहती है। रसोई की दहलीज तक झांकने की जहमत नहीं उठाती, और मेरी माँ बीमारी भी की हालत में भी चूल्हे के सामने खड़ी रहती हैं। मैं सच कह रहा हूँ सासू माँ, मैं पूरी तरह तंग आ चुका हूँ। यह सुनकर रुक्मणी जी का चेहरा लाल हो गया। वह पहली बार गरजी, बस बहुत हो गया तेरा तमाशा बबली, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रही है तू। बेटी को उंगली तानते हुए बोली, न घर संभाला न पति का मान रखा, और अब मायके की रोटी पर ऐठ दिखा रही है। काम से जी चुराना, बीमारी का बहाना बनाना, झूठ बोलना और रोज टिफिन मंगवाना, यही सीख दी थी मैंने। दामाद की तरफ मुड़कर बोली, दामाद जी, गलती आपकी नहीं मेरी है, मैंने ही इसे ज्यादा सिर चढ़ा दिया। फिर बेटी को घूरते बोली, तुझे लगता है जिंदगी प्लेट में परोस कर मिलती है। घर बसाने के लिए अकड़ नहीं, त्याग करना पड़ता है। या तो सुधर जा या अपने रास्ते खुद चुन। बेटी की आंखें झुकी थी और पूनम दूर खड़ी सब देख रही थी। रुक्मणी जी गुस्से और आत्मग्लानि से बोली, तूने मुझसे झूठ कहा कि दामाद जी की नौकरी चली गई, और इधर तेरा भाई किस मुसीबत में है, वह सब मेरी आंखों के सामने था। आवाज भरा गई, तेरी बातों में आकर मैंने अपनी ही बहू पर, लक्ष्मी जैसी बहू पर दिन दहाड़े जुल्म किए। अब इसी वक्त अपने ससुराल लौट जा। अगर एक पल भी यहाँ रुकी तो याद रख, मैं तेरा मायका भी उजाड़ दूंगी। बबली फूट फूट कर रो पड़ी। एक पल में उसका सारा अभिमान, सारा गुस्सा
माँ के चरणों में ढह गया। वह रुक्मणी जी के पैरों पर गिर पड़ी। माँ, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। भर्राई आवाज में बोली, आप रिश्ता मत तोड़ना माँ। मैं अपने ससुराल के सारे फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। इतना कहकर वह सिर झुकाए अपने घर लौट गई। रुक्मणी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे पूनम के पास आई और कांपते हाथों से उसका सिर थाम कर बोली, बहू, अगर बेटा परेशानी में था तो मुझे बताती। ये सोना चांदी गहने किस दिन काम आएगा। अलमारी की ओर इशारा करते हुए बोली, ले जा इसे, कर्ज उतार दे, फिर से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। आवाज उनका भर आया, आखिर मैं भी तो इस घर की सास हूँ, उससे पहले एक इंसान हूँ। पूनम की आंखों में पहली बार सुकून चमका। जिस घर में रोज आंसू बहते थे, वहां अब भरोसे और अपनापन लौट आया। पूनम की जिंदगी में फिर से खुशियों ने दस्तक दी। दोस्तों, किसी एक की मजबूरी के नाम पर दूसरे पर अत्याचार करना सबसे बड़ा अन्याय है। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।